चलिए दोस्तों, आज फिर एसन क्लासेस में आपका स्वागत है। माफ़ करिएगा कि 2 दिन यूट्यूब में क्लास नहीं दे पाए, ठीक है। और आप लोग को छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। और दीपावली में आप लोग बहुत सारे एंजॉय किए होंगे, मस्ती किए होंगे, तो उनके लिए तो हमने बोले ही थे कि हैप्पी दीपावली। बट अब छठ पूजा है आज। क्या बोलते हैं, कद्दू भात है। हम लोग बिहार से हैं तो बिहार में यही बोला जाता है, ठीक है। और आज हम क्या करेंगे कि आज हम लोग अशोक के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? अशोक के बारे में, ठीक है। अशोक के बारे में पढ़ेंगे और टाइम ना लेते हुए हम पढ़ाई के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है। और अशोक के बारे में पढ़ना है आज। अशोक क्या किए, नहीं किए, अशोक के बारे में किस में जानकारी मिलती है, नहीं मिलती है, क्या मिलती है, कौन कौन सा अभिलेख है जो अशोक के बारे में जानकारी देती है या मिलती है, ठीक है। और विशेष है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। दोस्तों को शेयर करने के लिए बोलिए थोड़ा, ठीक है। अपने दोस्त को एक दूसरे से कनेक्ट करके उनको बोलिए लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अशोक के बारे में, ठीक है। तो आज का टॉपिक है अशोक। क्या है? अशोक। सम्राट अशोक मगध की गद्दी पर बैठा। कब बैठा था? सम्राट अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा? कह सकते हैं, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि सम्राट अशोक जो थे वो मगध की गद्दी पर कब बैठा, ठीक है। तो वो 269 ईस्वी में बैठा था, ठीक है। 269 ईस्वी में बैठा था, ठीक है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। क्या कहा गया है? पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। क्या कहा गया है? अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। और थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं ताकि और अच्छे से दिखेगा आप लोग को, ठीक है। हाँ, चलिए दूसरा पॉइंट क्या है? प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस किसका कथन है, किसका कहना है? प्लिनी का कथन है मिस्र का राजा फिलाडेल्फस ने पाटलिपुत्र में डियानिसियस नामक एक राजदूत भेजा था, ठीक है। डियानिसियस नामक एक राजदूत भेजा था। किसके दरबार में? अशोक के दरबार में, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है? उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को, किसको? उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु थे, ठीक है। उसने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दिया। क्या किया? शिक्षा दिया, बौद्ध धर्म की शिक्षा दी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है आगे, ठीक है। हाँ, चलिए यहाँ पे आते हैं। दूसरा पॉइंट है, अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकाओं के लिए, यानी कि आजीविकाओं के लिए जो नागार्जुन गुफा का या गुफा प्रदान किया, ठीक है। आजीविकाओं के लिए नागार्जुन गुफा प्रदान किया। कौन? दशरथ ने। कौन? दशरथ ने। अशोक के पौत्र थे। कौन थे दशरथ? अशोक के पौत्र, ठीक है। अशोक के 7वां स्तंभ में आजीविकाओं का उल्लेख मिलता है। अशोक के 7वें स्तंभ में आजीविकाओं के बारे में जानकारी मिलती है। कहने का मतलब ये है, ठीक है। चलिए आगे दूसरा देखते हैं। हाँ, आइए इसमें इसका चेंज कर देते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड, हाँ ये रहा, ठीक है। दिख रहा है ना? अशोक की माता की, सबसे ये बड़ी बात है कि अशोक की माता की नाम क्या था? ये पूछ सकता है, आता है क्वेश्चन। अशोक की माता का नाम क्या था? अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। क्या नाम था? सुभद्रांगी। और आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक, कई बार क्वेश्चन आ चुका है या आ जाता है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? 1 मिनट रुक जाइएगा आप लोग,
एक मिनट, ये दिखेगा आपको। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखलीपुत्र गोसाल। कौन थे? मखलीपुत्र गोसाल, है ना। ये आता है, प्रश्न आता है एग्जाम में, क्वेश्चन ये आ जाते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट हो गया, अशोक ने बौद्ध धर्म की प्रचार के लिए, और ये एक नंबर में, मतलब एक नंबर का ये आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अशोक ने बौद्ध धर्म, किसका? बौद्ध धर्म, किसका? बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म की प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र तथा संघमित्रा, यहाँ देखिए संघमित्रा को कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था, ठीक है। ये हो गया बौद्ध धर्म की प्रसार के लिए अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था, ठीक है, श्रीलंका भेजा था। दूसरा पेज लेते हैं हम लोग। दूसरा पेज में क्या है देखते हैं। हाँ, भारत में शिलालेखों का प्रचलन यानी कि प्रथम बार, पहली बार अशोक ने किया था। यानी कि प्रचलन जो है, शिलालेख का प्रचलन, कह सकता है कि शिलालेखों का प्रचलन पहली बार किसने किया था? कहाँ? भारत में। कहाँ? भारत में। तो किसने किया है? किसने किया था? सॉरी, किसने किया था? अशोक ने किया था। किसने किया था? अशोक ने किया था। भारत में पहली बार प्रचलन किया था शिलालेख का, ठीक है, अशोक ने। और दूसरा पॉइंट क्या है? अशोक ने शिलालेखों को अशोक ने शिलालेखों को 4 लिपि का प्रयोग किया था। यानी कि 4 लिपि शिलालेखों में, यहाँ पे मैं दे दीजिए, शिलालेखों में 4 लिपि का प्रयोग किया था। वो लिपि कौन कौन सा है? पहला है देखिए ब्राह्मी लिपि, दूसरा खरोष्टी लिपि, और तीसरा ग्रीक, और चौथा अरमाइक, ठीक है। ये था हमारा 4 प्रकार का शिलालेखों का जो प्रयोग किया था, लिपि का, 4 प्रकार, अशोक ने शिलालेखों में 4 प्रकार के लिपि का वर्णन किया था। कितना किया था? 4 प्रकार लिपि का वर्णन किया था शिलालेखों में। कौन कौन सा? पहला था देखिए ब्राह्मी, पहला ब्राह्मी था, दूसरा खरोष्टी था, तीसरा ग्रीक था, चौथा अरमाइक था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? एक सेकेंड, ये लिपि था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो हो गया था। आइए यहाँ पे देखिए, एक मिनट, यहाँ पे क्या था ना, हाँ यहाँ पे देखिएगा आप लोग। हाँ, ये था अशोक के शिलालेख को 3 भागों में बांटा गया है। क्या था? अशोक के शिलालेख को 3 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन सा है? पहला था, यह पहला है, अशोक के शिलालेख को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है, पहला दीर्घ शिलालेख, ठीक है। पहला क्या है? दीर्घ शिलालेख। पहला क्या है? पहला है दीर्घ शिलालेख, दूसरा है लघु शिलालेख, और तीसरा है पृथक शिलालेख, ठीक है। पहला दीर्घ शिलालेख में क्या है? संख्या इसमें 14 है, संख्या इसमें 14 है, स्थल इसमें 8 है, ठीक है। और लघु शिलालेख, मतलब लघु शिलालेख में क्या है? लघु शिलालेख में 2 संख्या है लघु शिलालेख का, और पहली प्राप्ति उत्तर में हुआ है, यानी कि उत्तरी प्राप्ति बोल सकते हैं, या दूसरा क्या है? सेकंड क्या है? दक्षिणी प्राप्ति, ठीक है। प्राप्तियां स्थल में यहाँ 13 हुआ है, 13 से भी अधिक, क्या? 13 से अधिक। पृथक में
सॉरी लघु शिलालेख में, लघु शिलालेख में, ठीक है। पृथक में तो अलग अलग है ही, ठीक है। तो ये हम लोग जान चुके हैं। अब आगे देखते हैं क्या है। तो ये 14 संख्या जो है, 14 शिलालेख का संख्या जो है हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसमें पहला शिलालेख है, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। किसका? पशु बलि की निंदा किया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे है, पशु बलि का निंदा किया गया है। पहला शिलालेख जो है उसमें पशु बलि का निंदा किया गया है, पशु बलि का निंदा किया गया पहले में, ठीक है। ये पहला शिलालेख है, इसमें पशु बलि का निंदा किया गया। क्या पशु बलि का निंदा होता है? कि पशु को नहीं मारना है, ना चाहे वो 2 पैर वाला हो या 4 पैर वाला हो, उसको मारना नहीं है, यानी कि उसके बारे में बद्ध निषेध है, यानी वध नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यही जानकारी मिलता है पहला शिलालेख से, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा मानव और पशु दोनों के लिए, यानी कि आदमी और जानवर दोनों के लिए चिकित्सा की व्यवस्था की जानकारी मिलती है। चिकित्सा की व्यवस्था की जानकारी मिलती है किसमें किसमें? मानव और पशु दोनों के लिए। ये दूसरे शिलालेख में है, ठीक है। तीसरा शिलालेख क्या है? तीसरा शिलालेख में दौरे पर जाए, यानी कि कहने का अर्थ ये है, मतलब ये है कि दौरा 5 वर्ष में दौरा करें और धार्मिक नियमों का उल्लेख करें। कहने का मतलब है पूरा प्रांत का 5 वर्ष में एक बार दौरा करें, ठीक है। तो और धार्मिक नियमों का उल्लेख करें, उल्लेख है, ये इनकी जानकारी मिलती है। चौथा क्या है? चौथा शिलालेख क्या है? इसमें भेरी घोष की जगह धम्म घोष, यानी भेरी घोष की जगह, भेरी घोष की जगह धम्म घोष। किसका? धम्म घोष। भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा किया गया। अब भेरी घोष क्या है, धम्म घोष क्या? तो धम्म घोष वो है जिसमें दूसरे का मतलब कह सकते हैं कि अच्छे से उनका ध्यान रखिए, उनको अपशब्द मत बोलिए, या उनको मतलब कह सकते हैं कि धर्म के प्रति आप अपना विचार या अच्छे से बातचीत करें, या किसी के बारे में गलत ना सोचें, ये सब इसमें आता था। और भेरी घोष में जस्ट इसका अपोजिट हो जाता था। क्या? कि उसमें किसी का कोई मतलब नहीं है, तवज्जो नहीं देना, ये नहीं करना, बात नहीं मानना, बड़े का कोई आदर नहीं करना, इस प्रकार से है, ठीक है। तो इसकी जगह ये, यानी कि भेरी घोष के जगह धम्म घोष को प्रचलन में लाना या घोषणा करना, ठीक है। चौथा में ये था। और पांचवा क्या है? पांचवा क्या है? हाँ, पांचवा यहाँ है। पांचवा क्या है? पांचवा शिलालेख धर्म महामात्रों की नियुक्ति। धर्म जो है उसके महामात्र की नियुक्ति करना, ठीक है। और छठा क्या है? आत्म नियंत्रण की शिक्षा, यानी कि आत्म को कैसे हम कंट्रोल में करेंगे, नियंत्रण में रखेंगे आत्मा को, उसके बारे में शिक्षा दिया गया है, ठीक है। ये छठा अभिलेख में या शिलालेख में जाना जाता है या मिलता है, ठीक है। और सातवां और आठवां इसमें अशोक के तीर्थ यात्रियों के बारे में मिलता है। जैसे कि बिहार बोध गया के बारे में, बोध गया में जो तीर्थ यात्रा के लिए किया गया था उसमें इसमें अशोक द्वारा तीर्थ यात्रियों के बारे में उल्लेख मिलता है, ठीक है। बोध गया के बारे में मतलब ये कि बोध गया का जब यात्रा किया गया था वो 8वां और 7वां में मिलता है, जो बिहार में है, ठीक है। 9वां क्या है? 9वां शिलालेख सच्ची भेंट तथा सच्ची शिष्टाचार, यानी कि किसी को सच्चाई से, अपने सच्चे दिल से किसी को कुछ भेंट करना, या फिर सच्ची शिष्टाचार, या अपना शिष्टाचार में रहना, तो अच्छे से रहना, बढ़िया से रहना है, ये कहने का उल्लेख मिलता है, या ये उल्लेख मिलता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे 12वां 13वां ये है, ठीक है। 12वां 10वां है ये। अच्छा, 10वां में क्या मिलता है? राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे, यानी कि कहने का मतलब ये है कि राजा हो या उनका जो उच्च अधिकारी हो, वो हमेशा जनता के हित में सोचे, या जनता के प्रति जागरूक रहे, उसके बारे में सोचे, वो क्या कर रहे हैं, क्या कैसे जी रहे हैं, नहीं जी रहे हैं, ये उसके बारे में सोचे, ठीक है। ये क्या कह रहा है? ये 10वां शिलालेख कह रहा है, ठीक है। और 11वां क्या कहता है? 11वां धम्म की व्याख्या किया गया, वही जो अभी हम बताए ना
कि धर्म के बारे में कैसे चलना है, कैसे क्या करना है, उसके बारे में व्याख्या मिलता है धम्म के बारे में, यानी कि धम्म की व्याख्या है। ठीक है, 12वां में है, 12वां शिलालेख में है स्त्री महामात्राओं की नियुक्ति। देखिए है ना, स्त्री महामात्राओं की नियुक्ति तथा सभी विचार, यानी कि तथा सभी प्रकार के विचारों का सम्मान, यानी कि स्त्री महामात्राओं का भी नियुक्ति तथा सभी प्रकार के विचारों का सम्मान किया जाना। ठीक है, ये 12वां में मिलता है। 13वें में क्या है, सॉरी 13वां शिलालेख में है कलिंग युद्ध के बारे में। ये तो एकदम महत्वपूर्ण है, समझे, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम महत्वपूर्ण है। कहेगा, पूछता है कि 13वां शिलालेख किसके बारे में बताता है या किस युद्ध के बारे में बताता है, तो क्या है, कलिंग युद्ध के बारे में। ठीक है, कलिंग युद्ध के बारे में। और 14वां क्या है, यह 14 शिलालेख जो है हमारा, 14 में क्या कहता है, ये है 14। ठीक है, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन या बिताने का, यानी कि अशोक ने ये रिक्वेस्ट किया अपने जनता से कि आप सिंपल, साधारण और क्या कहते हैं, धार्मिक जीवन बिताएं। ठीक है, ये 14 अभिलेख थे जो हमने अभी पढ़े और इसके बारे में हमने जाना। ठीक है, और थोड़ा सा देखते हैं और क्या है। ठीक है, चलिए और देखते हैं। आ जाओ, ये क्या हो गया, हाँ अब देखिए ये तो वही है धार्मिक, हाँ अशोक ने धार्मिक जीवन जीने का, हाँ ये तो कह दिए हैं, बता दिए हैं। यहाँ से आइए, अब वो हो गया। और 8 शिलालेख जो उसका 8 स्थान से जो मिला है, ये है आपका, दिखाते हैं आपको। 8 शिलालेख जो मिला था यहाँ है, देखिए 14 बताए थे ना, अभिलेख 14 है, देखिए यहाँ पे है ना 14 है, जिसको कि बताए आपको। और इसका प्राप्ति स्थल देखिए यहाँ पे है 14, कितना है 14, देखिए यहाँ 14 है ना, ये 14 अभिलेख जिसको हम शिलालेख अभी 14 बताए, और प्राप्ति स्थल 8 है। कितना है, प्राप्ति स्थल 8 है। अशोक के शिलालेख के प्राप्ति स्थल, यानी अशोक के जो शिलालेखों की प्राप्ति हुई है उसके बारे में जानना है, उसके बारे में जानकारी यहाँ से हमको मिलेगा, कौन कहाँ से क्या मिला है। ठीक है, चलिए तो यहाँ देखते हैं यहाँ। ठीक है, पहला क्या है, शहबाजगढ़ी, शहबाजगढ़ी पहला है, शहबाजगढ़ी पहला है शहबाजगढ़ी, दूसरा मनसेहरा और कालसी और जोगड़ और सोपरा और है सोपरा और एर्ररगुडी और धौली और गिरनार, यही है धौली और गिरनार। एर्ररगुडी और धौली ये हो गया, और गिरनार ये है 8 जो हम बताए थे आपको। और इसका थोड़ा सा ट्रिक क्या है, एक सेकेंड, इसका हमने थोड़ा सा ट्रिक बताए हैं, देख लीजिए, वो भी आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, छोटा करने दीजिए। देखिए क्या कह रहा है कि ये यहाँ देखिए, शाम को जो सोए गदहा, ठीक है, 100 से शहबाजगढ़ी, मौ से मनसेरा, क से मतलब कालसी, का से और जो से जोगड़, 100 से सोपरा, ए से एर्ररगुडी और गौ से गिरनार और धौ से धौली। ठीक है, ये था थोड़ा सा। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ट्रिक था वो, आगे बढ़ते हैं, आगे में क्या है, हाँ अब दूसरा पार्ट क्या है, पहले तो दीर्घ शिलालेख बताए, अब लघु शिलालेख के बारे में देखिए। ठीक है, लघु शिलालेख के बारे में ये यहाँ से जानकारी मिलेगी आपको, लघु शिलालेख। ठीक है, दूसरा क्या है, लघु शिलालेख, क्या है लघु शिलालेख। ठीक है, लघु शिलालेख में क्या है, संख्या इसकी 2 थी। ठीक है, संख्या 2 थी, और इसका पहला क्या था, उत्तरी प्राप्तियां, और दूसरा क्या था, दक्षिणी प्राप्तियां। और इसमें स्थल मिला है जो ना लगभग 13 से अधिक मिला है।
ठीक है, इसमें 13 से अधिक मिला है। हम हिंदी में लघु शिलालेख कहते हैं और इंग्लिश में थोड़ा इसको माइनर रॉक इडिक्ट कहते हैं। ठीक है, ठीक है। ये शिलालेख 14 शिलालेखों के मुख्य वर्ग में शामिल नहीं है, इसी कारण इसे क्या कहते हैं, लघु शिलालेख कहते हैं। देखिए है ना, ये नहीं मिलता है इसकी जानकारी, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये शिलालेख 14 शिलालेखों के मुख्य वर्ग में शामिल नहीं है, इसीलिए इसको लघु शिलालेख कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, पहले इस शिलालेखों की 3 प्राप्तियां थी। ठीक है, कौन कौन सा था? पहले 3 प्राप्तियां थी। अब दूसरा देखिए क्या है, तो वो जो हमने बताया था आपको, कितना था, 13, कितना था, 11, 13 जो भी था, हाँ शायद 13 है। ठीक है, हाँ 13 है, 13 है। चलिए, यानी पहला क्या है, रूपनाथ मध्य प्रदेश के जबलपुर। रूपनाथ कहाँ मिलता है? मध्य प्रदेश के जबलपुर जिला में। कहाँ मिलता है? मध्य प्रदेश के जबलपुर जिला में। दूसरा क्या है, सासाराम बिहार में है। ठीक है, सासाराम में मिलता है, ये बिहार में है। और ये गुर्जरा एमपी के दातिया जिला में स्थित है। ये दातिया जिला में स्थित है। क्या है? गुर्जरा दातिया जिला में है। गुर्जरा ये कहाँ है? दातिया जिला में, एमपी का दातिया जिला में। ठीक है, और चौथा क्या है, भाबरू जो है ना ये राजस्थान के जयपुर जिला में स्थित है। कहाँ है? राजस्थान के जयपुर जिला में स्थित है। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, जयपुर जिला में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़े। ये देखिए, मौसिकी कर्नाटक में है, मौसिकी अभिलेख। ठीक है, मौसिकी ये है आपका कहाँ, तो ये है आपका कर्नाटक के रायचूर जिला में। कहाँ है ये पूछेगा, रायचूर जिला में। कहाँ है? रायचूर जिला में। ब्रह्मगिरी देखिए, छठा क्या है, ब्रह्मगिरी जो है कर्नाटक के चित्तलदुर्ग जिला में है। कहाँ है? चित्तलदुर्ग जिला में। ये आप खोज सकते हैं कि ब्रह्मगिरी कहाँ है, कर्नाटक में के किस जिला में है। तो ये आप देख सकते हैं अपने से खोज के, या पता करने के लिए, याद करने के लिए आप लोग उसका प्रयोग करके देख सकते हैं, और क्या है क्या नहीं पता चलेगा। ठीक है, और 7वां क्या है, सिद्धपुर ब्रह्मगिरी के पश्चिम कुछ दूरी पर है। जैसे कि पश्चिम कुछ दूरी का मतलब ये है कि 1 किलोमीटर, 1-2 मील, 1 मील, ऐसे टाइप का। मतलब ये कह सकते हैं ना कि आप 2 किलोमीटर दूर है, तो कहते हैं ना कि इस जगह से इतना दूर, कोई भी जगह पूछता है तो इस जगह से इतना दूर पे है। ठीक है, यही है। और एर्रागुडी को कहाँ है, 8वां क्या है, एर्रागुडी, ये आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिला में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिला में है। ठीक है, और ये आपका 9वां है। ठीक है, जटिंग रामेश्वर, ये है जटिंग रामेश्वर, ब्रह्मगिरी के उत्तर पश्चिम में। कहाँ है? ब्रह्मगिरी के उत्तर पश्चिम में। ठीक है, ब्रह्मगिरी के उत्तर पश्चिम में। गोबी मठ कहाँ है? 10वां क्या है, गोबी मठ कर्नाटक के मैसूर में कोपबल नामक स्थान पर है। क्या है? कर्नाटक का मैसूर में कोपबल नामक स्थान पर। कहाँ है? कोपबल नामक स्थान पर है। ठीक है, ये सब ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना। पालकी गुंड, ये पालकी गुंड क्या होता है? पालकी गुंड आपका कहाँ है? ये आपका ना अभिलेख है। क्या है? अभिलेख। पालकी गुंड यानी गोबी मठ से 3 या 4 मील दूरी पर, 3 या 4 मील दूरी पर बता सकते हैं। पालकी गुंड गोविंद मठ से, यानी कि कहाँ तक, गोविंद मठ था ना अभी कहीं, हाँ वहां से 3 से 4 मील दूर पर है। सॉरी 3 से 4 मील दूर पर है। कहाँ से? गोबी मठ से। ठीक है, अब और 11 हो गया ना, तो अब 12 देख लेते हैं, 13 भी देख लेते हैं, 12-13 देख लेते हैं। 12-13 देखिए,
रजुल मंडागिरी, यानी कि राजुल मंडागिरी, राजुल मंडागिरी कौन है? ये राजुल मंडागिरी कहाँ से मिला है? कुर्नूल जिला में। कुर्नूल कहाँ था? आंध्र प्रदेश में, एपी में, आंध्र प्रदेश में। कहाँ है कुर्नूल? कहाँ है? आंध्र प्रदेश, एपी। ऐसे आंध्र प्रदेश लिखिए, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। एपी का मतलब अरुणाचल प्रदेश भी होता है, सोचने लीजिएगा, ठीक है। अहरौरा, अहरौरा ये 13वां है, हाँ 13वां है, अहरौरा 13वां है, यूपी के मिर्जापुर जिला में। देखे हैं मिर्जापुर वेब सीरीज बना है, उसको देखिएगा, कालीन भैया के नाम से जाना जाता है, जो वहीं मिलता है। कौन? अहरौरा, कौन? अहरौरा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? अरे ये क्या हो गया है भाई? आगे, हाँ ऐसे ठीक था क्या? ठीक है। गुर्जरा उदगोला, यानी कि ये क्या है आपका, जानते हैं? एक सेकंड रुक जाइए, ये जो लिखे हैं ना, हाँ देखिए अभी समझ में आएगा। कुछ VVI यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स समझिए इसको, ठीक है। ये क्या है कि भाब्रू अभिलेख में अशोक ने खुद को सम्राट कहा है। क्या कहा है? भाब्रू अभिलेख में खुद को, अशोक ने खुद को सम्राट कहा है। कहाँ पे? भाब्रू अभिलेख से पता चलता है। कहाँ से पता चलता है? भाब्रू अभिलेख से, ठीक है। गुर्जरा, उदगोलम, नेतूर तथा मौसिकी में अशोक का नाम, वास्तविक नाम मिलता है, यानी कि जो अशोक का नाम वास्तविक है वही मिलता है। किस किस में? गुर्जरा, देखिए यहां गुर्जरा, उदगोलम, नेतूर तथा मौसिकी, ठीक है, मौसिकी में ये आपका अशोक का नाम वास्तविक नाम मिलता है, ठीक है। और अन्य क्या है? अन्य अभिलेखों में इसका नाम, या अन्य अभिलेखों में इसका नाम देवानाम प्रियदर्शी या देवानाम प्रिय मिलता है, ठीक है। ये अन्य अभिलेखों की बात कर रहे हैं, और कोई जो अभिलेख है उसमें ये दोनों नाम मिलता है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। अब पृथक शिलालेख, एक तीसरा था ना पृथक शिलालेख, उसके बारे में देखिए। पृथक शिलालेख, ठीक है, ये कहाँ से मिला है? जौगढ़, जौगढ़ उड़ीसा के पुरी जिले में है। कहाँ है? उड़ीसा के पुरी जिला में है, जौगढ़ उड़ीसा के पुरी जिला में है। और धौली, धौली कहाँ है जानते हैं? देखिए धौली भी उड़ीसा के गंजम जिला में है। कहाँ है? उड़ीसा के गंजम जिला में है। कहाँ है? उड़ीसा के गंजम जिला में। कौन? धौली, ठीक है, धौली उड़ीसा के गंजम जिला में है। एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा आप लोग। मॉस्की, एक मिनट रुकिएगा। तेरमा, आइए 13वां में क्या है थोड़ा सा मतलब इसके बारे में हम बताएंगे। और ये 3 हो गया ना, देखिए यहाँ 3 हो गया ना, पृथक वाला हो गया। फिर अब स्तंभ लेख है, स्तंभ लेख के बारे में बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। स्तंभ लेख के बारे में उसका भी 2 पार्ट है, उसमें बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास का वेट करिए, और थोड़ा हम लोग को, आप लोग लाइक वाइक करिए मेरे चैनल को, तो हम थोड़ा और मोटिवेट हों। तो मोटिवेट होंगे तो आपको क्लास देने में अच्छा लगेगा कि चलो आपका फीडबैक मिल रहा है, नई सपोर्ट मिल रहा है, तो चलो बच्चे को दें, हम वीडियो बनाएं और आप लोग को दें। ये फ्री में एकदम बिल्कुल आपको इस तरह का वीडियो फ्री में कंटेंट वाला मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेना है, बस आपका सपोर्ट मिलता रहे बस।
और हमको कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाद बाकी नेक्स्ट क्लास करते हैं तो उसमें आपको इसके आगे बताएंगे। इसका अभी आधा हुआ, आधा नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए नेक्स्ट हम बताएंगे। ठीक है, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।